हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टू डी पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है होम लोन। होम लोन या हाउसिंग लोन कौन कौन से पर्पज़ के लिए दिया जाता है। सबसे पहला पर्पज़ है परचेस ऑफ न्यू और ओल्ड रेजिडेंशियल यूनिट। मतलब आप नया घर परचेस करना चाहते हो या कोई पुराना घर परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको होम लोन मिलेगा। यहाँ पे ओल्ड अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसमें कुछ कंडीशन हो सकती है बैंकों की, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल पुराना है तो ही आपको लोन मिलेगा। कोई बैंक में मैक्सिमम 30 इयर्स का अगर पुराना हाउस है तो आपको लोन मिल जाएगा। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट ऑन एग्जिस्टिंग लैंड। मतलब आपके पास पहले से लैंड है और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगा उसमें से जो भी आपका मार्जिन है वो निकाल के बाकी का बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। थर्ड पर्पज़ है परचेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। मतलब वो कंपोजिट प्रोजेक्ट के ऊपर भी होम लोन हो सकता है। जो लैंड के लिए है वो अलग मार्जिन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग मार्जिन हो सकता है, पर क्या है कि टोटल जो कंपोजिट प्रोजेक्ट है उसके लिए हाउसिंग लोन फाइनेंस हो सकता है। फोर्थ पर्पज़ है कंप्लीशन और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल यूनिट। मतलब आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो घर का, बीच में आपको लगता है कि आपके पास अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा तो उस केस में आधा घर बना दिया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी आप हाउसिंग लोन ले सकते हो। या फिर एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, मतलब आपने ग्राउंड फ्लोर बना लिया है, बाद में आप डिसाइड करते हो कि फर्स्ट फ्लोर भी आपको बनाना है तो वो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए भी आप हाउसिंग लोन ले सकते हो। पांचवा पर्पज़ है टेक ओवर ऑफ होम लोन फ्रॉम अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपने 2 साल पहले कोई लोन ग्रुप फाइनेंस से लिया हुआ है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा हो रहा है अभी, तो उसको आप टेक ओवर करके नेशनलाइज बैंक में लाना चाहते हो, एसबीआई में लाना चाहते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। और सिक्स पर्पज़ है रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल यूनिट। मतलब आपके पास ऑलरेडी घर है, उसमें आपको लगता है कि पुराने स्टाइल का है, थोड़ा नई मॉडर्न डिज़ाइन के हिसाब से आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए भी आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा। क्वांटम ऑफ लोन क्या होगा, मतलब मैक्सिमम लोन कितना फाइनेंस हो सकता है। फ्रेंड्स, आपका लोन रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए है तो 10 लाख से 30 लाख तक आपको लोन फाइनेंस हो सकता है। वो बैंक टू बैंक डिफ़र कर सकता है थोड़ा बहुत। और कोई पर्पज़ के लिए है तो आपको उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से मार्जिन निकाल के जो भी आपका एलिजिबिलिटी बनेगा उतना फाइनेंस हो सकता है। उसके हिसाब से आपका इनकम एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए। एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट जो है 18 साल के ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल है तो हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसमें जो एग्जिट एज है वो रिटायरमेंट एज को माना गया है। मतलब जब तक उसका जॉब चलेगा तब तक उसको रीपेमेंट पीरियड दिया जा सकता है। और नॉन सैलरीड पर्सन हो, मतलब बिजनेस पर्सन हो या प्रोफेशनल हो तो उसको मैक्सिमम 75 ईयर्स तक का एग्जिट एज कंसिडर किया गया है। मतलब उसका रीपेमेंट जो है वो 75 ईयर्स तक हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो अभी 2 दिन पहले का जो 24 तारीख का इकोनॉमिक टाइम्स था उसमें ये न्यूज़ आया था कि अलग अलग नेशनलाइज बैंक में ये अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6.70% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया में 6.85% चल रहा है, कैनरा बैंक में 6.9 चल रहा है और एसबीआई में 6.95% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मतलब 7% से कम इंटरेस्ट रेट में आपको हाउसिंग लोन मिल सकता है आज की डेट में। फ्रेंड्स, ये हाउसिंग लोन जो रहेगा आपको टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। मतलब आपको उसका रीपेमेंट जो है वो मंथली ईएमआई के रूप में करना रहता है। तो मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर जो है वो 30 इयर्स तक का देते हैं बैंक्स। मतलब 360 मंथ्स का ईएमआई हो सकता है उसमें। रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए आपको लेना है तो उसमें मैक्सिमम 10 से 15 साल के लिए मिल सकता है आपको। मॉरेटोरियम पीरियड जो है 12 मंथ से 36 मंथ तक मिल सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट।
मतलब आपका घर आपको लगता है कि 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, तो 12 महीने का मोरेटोरियम बैंक देगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है ऐसा लगता है बैंक को, तो उससे ज़्यादा भी दे सकता है, मैक्सिमम 36 मंथ्स तक दे सकता है। अब मार्जिन क्या रहेगा, तो अगर आपका लोन अप टू 30 लाख है तो नॉर्मली उसमें 10% का मार्जिन रहता है, मतलब 90% तक बैंक फाइनेंस आपको कर देगा। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 30 लाख से ज़्यादा है तो उसमें 20 to 25% तक का मार्जिन हो सकता है। अगर आप कोई कंपोजिट लोन ले रहे हो, मतलब लैंड भी परचेस कर रहे हो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो लैंड परचेस कर रहे हैं तो प्लॉट जो है उस पोर्शन के लिए ये मार्जिन अलग हो सकता है, 25% टू 50% तक हो सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 30 लाख है तो उसका 90% तक होम लोन सैंक्शन हो जाएगा, तो वो 27 लाख तक का आपको होम लोन सैंक्शन हो सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 40 लाख है तो उसमें 20% मार्जिन हो जाएगा, 20 to 25%, मतलब हम यहाँ पे 20% ले रहे हैं, तो लोन एलिजिबिलिटी हो जाएगी 80% ऑफ 40 लाख, मतलब 32 लाख तक का लोन आपको सैंक्शन हो सकता है। अब प्रोसेसिंग चार्जेस जो है होम लोन के लिए 0.25% टू 0.50% तक हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइम जो है बैंकों में कोई ना कोई हाउसिंग लोन के लिए कैंपेन चलता रहता है, तो नॉर्मली वेव ऑफ रहता है, मतलब आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। इनकम कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर आपका ईयरली इनकम 3 लाख से कम है तो 50% तक लोन एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर किया जाता है। अगर आपका इनकम 3 लाख टू 10 लाख के बीच में है तो 60% तक आपका जो इनकम है लोन एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर किया जाता है, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 70% तक का इनकम जो है लोन एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर किया जाता है। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन हो तो आपको कंफर्म एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, तो उस केस में आपका जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो रहेगा उसको आपका मंथली इनकम माना जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई आपका रेंटेड इनकम हो या एग्रीकल्चर इनकम हो वो भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसको आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब पिछले साल का जो आईटीआर है उसमें वो दिखना चाहिए, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। और आप नॉन सैलरीड पर्सन हो, मतलब बिजनेस पर्सन हो या प्रोफेशनल हो, तो आपका लेटेस्ट जो इनकम टैक्स रिटर्न रहेगा उसका जो इनकम है वो आपका इनकम कंसिडर किया जाएगा। अगर ईयर ऑन ईयर का जो आईटी रिटर्न है, जैसे पिछले साल का आईटी रिटर्न है और इस साल का आईटी रिटर्न है, उसमें अगर 25% से ज़्यादा का डिफरेंस है तो इस केस में क्या किया जाएगा, लास्ट 3 साल के जो आईटी रिटर्न है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका इनकम कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपके इनकम के थ्रू आपका लोन एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होता है वो समझने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो बैंक है आपका लोन के लिए आपका ईएमआई फैक्टर निकालता है, तो ईएमआई फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो लोन अमाउंट 1 लाख कंसिडर किया जाता है और आपके हाउसिंग लोन के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे हमने 6.70 लिया है, और लोन टेन्योर क्या है, जैसे 30 इयर्स का है तो 360 मंथ्स हो गया, तो उसके हिसाब से आप ईएमआई कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपका जो ईएमआई आएगा 645 रुपीज़ आएगा। तो ये जो है ईएमआई फैक्टर वो 1 लाख रुपीज़ के लिए आपका जो टेन्योर रहेगा उसके लिए एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या ईएमआई आएगा, ये होता है ईएमआई फैक्टर। तो लोन एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, तो वो 50, 60 या 70% ऑफ आपकी मंथली इनकम है उसको ईएमआई फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी आ जाएगी। उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। जैसे आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपीज़ है, तो उसका 60% हम सैलरी का ले लेंगे तो वो 24,000 आ जाएगा। तो लोन एलिजिबिलिटी जो है 24,000 डिवाइड बाई 645, मतलब 37.20 लैक्स, इतना आपका लोन एलिजिबिलिटी इनकम के हिसाब से बैठ जाएगा। और उसका ईएमआई कितना आएगा वो आपको चेक करना है, तो ये जो लोन अमाउंट आया उसको आप 645 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23,994 इतना आपका ईएमआई आ जाएगा। मतलब वो जो है
EMI आपका 60% ऑफ जो सैलरी है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सिक्योरिटी या गारंटी क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो उसको बैंक के साथ मॉर्गेज करना पड़ेगा। वो सिंपल या इक्विटेबल मॉर्गेज हो सकता है। स्पाउस नीड टू जॉइन एज को एप्लीकेंट, मतलब आप जो भी लोन लोगे हाउसिंग लोन, उसमें आपकी वाइफ या हस्बैंड को जॉइंट होल्डर बनना पड़ेगा। थर्ड पार्टी गारंटी जो है मैंडेटरी नहीं है, पर कुछ कुछ केस में वो थर्ड पार्टी गारंटी मांगेगा बैंक। जैसे कि आपके फैमिली में आप अनमैरिड हो और फैमिली में और कोई मेंबर नहीं है, तो उस केस में थर्ड पार्टी गारंटी आपको देना पड़ेगा। या फिर आपका सिबिल स्कोर जो रिक्वायर्ड सिबिल स्कोर है उससे कम है, तो उस केस में भी आपको थर्ड पार्टी गारंटी देना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस क्या रहेंगे? तो सबसे पहला एक्सपेंस जो रहता है प्रोसेसिंग चार्ज का रहता है, जो भी नॉर्मल केस में कोई ना कोई कैंपेन होने से वेव हो जाएगा आपका। और सेकंड जो चार्जेस रहेगा लीगल चार्जेस, मतलब आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो तो उसको बैंक एक बार लीगली वो क्लियर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए अपने एम्पेनल एडवोकेट से चेक करवाएगी कि आप जिनसे परचेज़ कर रहे हो उन्होंने कहाँ से परचेज़ किया है या उन्होंने कहाँ से परचेज़ किया हुआ है। तो पूरा चेन डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं लीगली करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है, 2000 से 4000 के बीच में हो सकता है। और दूसरा चार्ज रहता है वैल्यूएशन चार्जेस, मतलब बैंक का जो वैल्यूअर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू चेक करेगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है उतना उसका मार्केट में इतना वैल्यू है कि नहीं जितने में आप परचेज़ कर रहे हो। ये सब एक्सपेंसेस जो है प्रोसेसिंग चार्ज, लीगल चार्जेस और वैल्यूएशन चार्जेस, ये जो है आपके लोन सैंक्शन होने से पहले चार्ज पे करने पड़ेंगे, ये तीनों चार्जेस। और लोन सैंक्शन हो जाने के बाद आपको मॉर्गेज चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मॉर्गेज चार्जेस क्या रहता है? तो उसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे गुजरात का केस लिया जाए तो यहाँ पे 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट रहता है। अगर हम 20 लाख का लोन कंसिडर करें तो 7000 रुपीज़ की आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब 7000 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर परचेज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुजरात में रजिस्ट्रेशन करना भी कंपलसरी है, मतलब वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसका नॉर्मली 5500 के आसपास रहता है मैक्सिमम, प्लस एडवोकेट फ़ीस रहती है। ये सब काम करने के लिए एडवोकेट कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 हम पकड़ लेते हैं। तो अभी ये मॉर्गेज का चार्जेस जो है 14500 तक हो सकता है। मतलब हम टोटल एक्सपेंस देखने जाए तो लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस और ये मॉर्गेज चार्जेस मिला के अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ का चार्जेस आपको बैंक में लग जाएगा हाउसिंग लोन करने के लिए। अदर एडिशनल फीचर्स, मतलब इन नॉर्मल फीचर्स के अलावा और क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं हाउसिंग लोन में? तो सबसे पहला जो अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, स्मार्ट सेव ऑप्शन। मतलब आप रेगुलर रीपेमेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा रीपेमेंट कर सकते हो। जैसे आपने 30 लाख का लोन लिया है और आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा है अभी 24,000 आ रहा है, तो हर महीने आप 24,000 तो पे कर रहे हो, लेकिन समझो आपके पास 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया जो कि आप 1-2 साल के लिए आपके पास रहने वाला है, तो आप सीधा उसको हाउसिंग लोन में जमा कर सकते हो। और जैसे 6 महीने के बाद आपको वापस ज़रूरत पड़ गई 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए वापस से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आप जब 10 लाख रुपए जमा कर दोगे बैंक में, तो आपको जो आउटस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ 20 लाख के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। और जब 5 लाख रुपीज़ वापस विड्रॉ कर लोगे तो उस टाइम पे जो भी आउटस्टैंडिंग बचेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। आपको रेगुलर ईएमआई तो उसी हिसाब से 24,000 के हिसाब से पे करते जाना है, लेकिन ये आपको एडिशनल ऑप्शन है, जब आपके पास एक्सेस मनी आ जाए तो आप उसमें जमा कर सकते हो, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सेकंड फीचर है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। मतलब कई सारी बैंक ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि 5 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। अभी जो रेपो रेट चल रहा है तो हर 3 महीने में वो अपडेट होता है, या उससे पहले अगर आपका लोन MCLR में है तो वो हर 1 साल में आपका इंटरेस्ट रेट रीसेट होता है। लेकिन अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट में जाना चाहते हो तो 5 साल तक ये इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। टॉप अप लोन, मतलब आज आपने लोन लिया है, 1 साल के बाद आपको कुछ और एडिशनल पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है,
5 लाख 10 लाख, तो 10 लाख तक वो टॉप अप लोन नॉर्मली मिल जाता है सभी बैंकों से। PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप पहली बार कोई घर परचेज़ कर रहे हो तो उसमें आपको सब्सिडी की भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।